आज जो है हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट। क्या नाम है? स्थिर विद्युत। एक तो आप लोगों को जितने प्रश्न बैंक वाले प्रश्न हो सारे याद करना, ठीक है ना। उसके ऑब्जेक्टिव आप कर लिख के लाओ, मैं सारे के आंसर बता दूंगा। अब मैं उसमें जो मुझे मुख्य चीजें बढ़ानी है, बस आवाज नहीं है बच्चों, जो मुख्य चीजें बढ़ानी है उसमें सबसे पहले देखिए, इधर देखो, आवेश क्या बढ़ाना है। यदि आपको आवेश के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो इसके मान के चलिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, सबसे पहले तो वो बात। तो आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां अपन ने बात करी थी, चालन, प्रेरण और घर्षण, है ना। चालन को भी घर्षण भी कह देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब होता कैसे है कि जैसे हम बात करते हैं परमाणु की, अपन ने 12 चैप्टर में खूब पढ़ा परमाणु को। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में क्या करते रहते हैं, ऐसे रगड़ होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब अपन क्या करें, हमने ये भी पढ़ा है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात परमाणु जो होता है विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी अपने 12 चैप्टर में पूछा हुआ है कि परमाणु होता है विद्युत का उदासीन, मतलब उसमें न तो क्या होता है धन आवेश होता है, न ही उस पर ऋण आवेश होता है। अब अपन 2 प्रोसेस करते हैं इसके ऊपर, कौन कौन सी, या तो चालन करते हैं या घर्षण, है ना, या प्रेरण, या क्या करते हैं प्रेरण। चालन से तात्पर्य ये है कि जैसे अपन ने एक कांच की छड़ ले ली और उसको फर रहते ना वो बिल्ली के पंख, उसके ऊपर रब कर दे, घसीट दे उसके ऊपर, तो क्या होगा, जब घसीटेंगे तो कांच की जो छड़ होगी उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएंगे, मतलब उसने क्या कर लिया, उससे फर से इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो ले लेंगे तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आया, ऋण आवेश, और जो फर थे ऐसे बहुत सारे उन पर कौन सा आया, धन आवेश। समझ में आ रहा क्या आ गया उसके ऊपर, ऋण आवेश, और उसके ऊपर कौन सा आ गया, धन आवेश। या एबोनाइट, एक छड़ का, एबोनाइट भी किसी पदार्थ का नाम है, उसको ऊपर धातु की छड़ पर रगड़ेंगे तो धातु पर कौन से आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो धातु के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश, और एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश, धन आवेश आ जाएगा। तो हम वास्तव में आवेश कहते हैं किसको, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी, किसको कहते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को आवेश कहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी को आवेश कहते हैं। अब आवेश को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो आवेश जो होता है उसे Q द्वारा दर्शाया जाता है। इंग्लिश का लेटर है Q, के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, तो इसका मात्रक कूलाम है। क्या मात्रक इसका, कूलाम, और इस सीधीएस पद्धति में स्थिर कूलाम है। क्या है, आप लोगों ने लिख तो रखा है सबको। अब एक कूलाम में कितने स्थिर कूलाम होते हैं, तो 3 × 10⁹ स्थिर कूलाम। अब इसका विमा सूत्र क्या होता है, देखिए Q बराबर I × T होता है, तो I का विमा सूत्र A और समय का विमा सूत्र T। आवेश कौन सी राशि है, इस T को T लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। आवेश कौन सी राशि है, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आदान प्रदान होना है, तो आवेश संख्या के रूप में जाना जाता है, इसलिए आवेश कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, कौन कौन सा, धन आवेश हो। अब देखिए यहाँ बहुत सी बात पूछा गया है कि समान आवेशों में क्या होता है, तो हम बात कर रहे थे, हमने बात किया है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन दिया है किसी ने, क्या किया है, मतलब उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। त्याग करने वाले परमाणु के ऊपर ऐसे बल रेखाएं बनेगी। जिसने एक्सेप्ट किया है, मतलब जिसने लिया है, उसके ऊपर ऐसे बल रेखाएं बनेगी, ऐसे बल रेखाएं बनेगी। और उन बल रेखाओं का देखिए डायरेक्शन, देखिए आप, इनका डायरेक्शन कैसा है, इसके जस्ट ऐसे जैसा है। तो दोनों जब विपरीत आवेश पास रख देंगे तो कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। कौन सा बल लगेगा, 2 समान आवेशों पर कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 2 समान आवेशों पर 2 विपरीत आवेशों पर आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। और अगर ये 2 प्लस होते तो इसका भी ऐसे डायरेक्शन बन जाता है। जब ऐसे डायरेक्शन बनेगा तो देखिए जब दोनों को पास लाएंगे तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे इसने इधर से बल लगाया
और इसने भी इधर से बल लगा दिया, तो दोनों बल एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। क्या कर देंगे? तो समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, आवेश, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। एक और कौन सा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत को समझाइए। तो क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत? हमने अभी यहाँ पढ़ा था कि जैसे इसके ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ आ गए, कहाँ पर आ गए, कांच की छड़ पर आ गए, इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, मतलब आवेश को अपन ने उत्पन्न थोड़ी किया है, केवल एक से दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आवेश को क्या नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इसको भेजा जा सकता है। समझ में आ रहा ना? जहाँ कमी हो जाएगी वहां पर धन आवेश होगा, और जहाँ अधिकता हो जाएगी वहाँ ऋण आवेश हो जाएगा। समझ में आ रहा मेरी बात? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आवेश में भी जैसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत होता है, ऐसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं, केवल इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर प्रतिस्थापित या भेजा जा सकता है, इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसका अगला जो प्रश्न था, इसमें बहुत सारे अपने जो प्रश्न बैंक में कई सारे प्रश्न हैं कि आप यदि एबोनाइट को छड़ को फर पर घर्षण करवाएंगे तो एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न, समझ में आ रहा ना? ऐसे प्रश्न कई सारे दे रखे, तो आप पढ़ेंगे उसमें तो आपका जो ब्लू वो अपना प्रश्न बैंक उसकी प्रश्न हो जाएंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है क्वांटीकरण का सिद्धांत। इसके बाद कौन सा प्रश्न आता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत। देखो बच्चों, क्वांटीकरण का सिद्धांत कैसे करेंगे, क्वांटीकरण का सिद्धांत लिखो एवं सिद्ध करो, है ना, लिखो तथा सिद्ध करो। अब ये क्वांटीकरण का सिद्धांत है, इसके आधार पर अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें कम से कम 5 से 6 प्रश्न दे रहे हैं। कितने प्रश्न दे रहे हैं? जब तक आपको क्वांटीकरण का सिद्धांत मालूम नहीं है, आप उस क्वेश्चन बैंक के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमने अभी हल पढ़ा था कि जो आवेश होता है वो बाहर निकलेगा तो 1, 2, 3 संख्या के रूप में निकलेगा। जैसे मान लीजिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो 1 ही, किसी से 2 निकला तो, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो 3 ही। समझ में आ रहा ना? तो ये ई क्या है भाई, ई को क्या कहेंगे, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। क्या बोलेंगे इसको? तो प्रकृति में आवेश, अब कैसे डिफाइन करेंगे? प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान है, एक कौन सा निश्चित न्यूनतम मान का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रकृति में आवेश क्या होता है, निश्चित न्यूनतम मान का, अर्थात इस निश्चित न्यूनतम मान को, इस निश्चित न्यूनतम मान को क्या कहते हैं बच्चों, मान को इलेक्ट्रॉनिक आवेश, है ना, या आवेश का मूल मान या आवेश का न्यूनतम मान कहते हैं। अर्थात हम लिखेंगे Q बराबर प्लस माइनस NE। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाए, प्लस माइनस क्यों लगाए? यदि आवेश छोड़ता है पदार्थ तो उस पर धन आवेश, और यदि ले लेता है तो मेरी बात समझ में आ रही है? यदि जैसे अपन ने कहा कि कांच ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दी तो उस पर धन आवेश आ जाएगा, और यदि कांच ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये अपनी सुविधा से अपन इसको प्लस माइनस में बदलते रहेंगे। वहां बोलेगा वो कि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो क्या, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा ना? तो मेरी बात सबको समझ में आ रही? तो प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश या आवेश का न्यूनतम मान या पूर्ण आवेश कहते हैं, और यही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत है। Q बराबर N। अब यहाँ पर आप बहुत सारे सवाल, आपकी एनसीईआरटी के जितने सवाल है आप सब कर सकते हैं। आप जो जो प्रश्न मेरे से पूछोगे, मैं सब आपकी प्रश्न बैंक के जितने प्रश्न हैं आप इनमें देखिए, बहुत सारे प्रश्न। मेरे से किसी ने पूछा था आज, क्या प्रश्न था वो, कि यदि फर को उस पर रगड़ा अपन ने, एबोनाइट की कांच की छड़, तो उस पर इतना आवेश उत्पन्न हो गया,
तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है? प्रश्न है क्या है? देखिए एक प्रश्न मेरे को दे दो, मैं बता देता हूँ। ला मेरे को दे दो। इसमें लड़की ने पूरी प्रश्न बैंक की फोटो कापी करा रखी है ना। 5वां क्वेश्चन है इसका। तो ये पूछ रही है 5वां क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया। इसने पूछा कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं, क्या लिखा? जब कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? रेशम के टुकड़े, तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। ठीक बात है, क्योंकि कांच और रेशम एक दूसरे पर आवेश का कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे और इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के युग्मों में परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए प्रेषण आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल। बताया था ये तो मैंने अभी आज। एक और देखिए, इसमें ऊन को रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, प्रश्न लिख लो, मैं भी हल करता हूँ, आप भी हल करें। ये जो मैंने आपको अभी हल कहा, अभी कहा था, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। उसकी बात, ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़ने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, पॉलीथीन का टुकड़ा क्या करता है? टुकड़ा 3 × 10⁷ कूलम आवेश, कूलम के ऋण आवेश, कूलम के ऋण आवेश, ऋण आवेशित, ऐसा लिखा, आवेशित, ऋण आवेशित हो जाता है, हो जाता है। अब पहली कंडीशन पूछी उसने, क्या लिखा पहले कंडीशन में? स्थानांतरित किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आश्रित कीजिए। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा बात करी उसने, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहिता का स्थानांतरण होगा? क्या ऊन में पॉलीथीन की संहिती, है ना, ऐसा लिखा, संहिती का स्थानांतरण होगा? है? होगा? ये दो प्रश्न है। क्या प्रश्न हल कर सकते? पहले तो क्या लिखा, कितना आवेश? -7 कूलम में, प्लस है -7, ठीक है। क्या निकालना है? ऊन को से रगड़ने पर पॉलीथीन का टुकड़ा कितना ऋण आवेशित हो जाता है, मतलब पॉलीथीन पर इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है? Q बराबर -3 × 10⁻⁷ कूलम, ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित बोला ना। n बराबर कितना याद करना है, और E बराबर कितना होता है? 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या करेंगे? n बराबर Q बटा, तो इसका मान -3 × 10⁻⁻, और E का मान कितना है? 10⁻⁻, ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा? 30/16 × 10⁻12, या इसको हल करेंगे तो माइनस कितना आएगा? 16 एकम 16 1.875 × 10⁻12। इतने इलेक्ट्रॉन किस पर कम हो जाएंगे? ऊन पर कम होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन किस पर कम हो जाएंगे? ऊन पर कम हो जाएंगे। ठीक है ना, हो गया। अरे कर लिया सबने? क्या इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण, संहिता मतलब होता है द्रव्यमान, क्या इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा? है? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जा रहा नहीं इधर उधर,
एक इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब इतना द्रव्यमान भी कम होगा उसका, नगण्य मान लेंगे। क्यों बताओ क्या होगा, होगा कि नहीं होगा? है मैं तो कहूँगा होगा। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के, हाँ तो इतने माइनस ये शो कर रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे उस पर, ठीक है कि नहीं? पॉलीथीन का टुकड़ा इतना आवेशित है मतलब इस पर इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे और उन पर इतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे लिखेंगे द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अरे समझ में आया? सबको समझ में आ गया? हाँ सर, किसी भी दो वस्तु पर अगर तो कैसे पता चलता है किस पे धन और किस पे धन और किस, जिसके अणु के बीच ज्यादा आकर्षण बल लगता है वो हमेशा ऋण आवेशित है ना, और जिस पर कम बल होगा वो कौन सी होगी? धन आवेशित। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग दे वो धन आवेशित है ना, समझ में आ रहा ना। अब अगला प्रश्न, इसके बाद और भी देखो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, ये भी इसमें पूछा हुआ है, आप आसानी से कर सकते हो। एक प्रश्न लिख लो आप, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हो इसको। किससे, कितने कूलम में है ना, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कर लोगे ना इसको? हाँ, अगला प्रश्न देखिए, कूलम का नियम लिखो तथा इसके आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखो। यह प्रश्न इस फिजिक्स का मेन क्या कहते हैं, इसकी आत्मा है ना। जैसे तुम कहते हो काव्य की आत्मा कौन से कवि को कहते हैं, तो तुम कहते हो कौन सा है काव्य की आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी को याद करते हो ना? कौन सा कवि? मुझे नहीं मालूम, वो हिंदी नहीं आती मुझे, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे अपने फिजिक्स का मेन प्रश्न जो है कूलम का नियम, जिस किसी ने नहीं याद किया मतलब बहुत बड़ी गंभीर त्रुटि उसने कर रखी है। तो अपन उसको एक बार फिर बता देते हैं कि जिन्हीं भी दो, इधर देख लो आप, आपके पास लिखा हुआ, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक, जिन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, ये बिंदु आवेश ही होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ये Q1 और ये किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, परिणामी के गुणनफल के समान, या माइनस प्लस का कोई महत्व नहीं है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के काम, इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो अपने पास एक समानुपाती Q1 Q2 बटा। ये आवेश किसमें स्थित होना चाहिए? पर वायु या निर्वात। अगर वायु या निर्वात में नहीं स्थिर हो और पराविद्युतांक माध्यम में स्थित हो जाएगी तो फिर इनके बीच अपन को K एक नया कांस्टेंट लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पहले इसको समझो, इसको हटाएंगे, दोनों आवेश कहाँ है स्थित है? वायु या निर्वात में। तो यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। अगर यही आवेश किसी पराविद्युतांक माध्यम में रखें, इसमें पराविद्युतांक माध्यम में रख देंगे तो उस कंडीशन में यहाँ कितना जाएगा? इसके आगे K लगा, ठीक है। वायु या निर्वात में रखे रहेंगे तो 1/4πε आएगा, पर पराविद्युतांक माध्यम में रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसके नीचे? K, है ना। आवेश कैसे होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? स्थिर। गतिशील आवेशों पर ये कभी भी कूलम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? अल्प दूरी से 10⁻15 किलोमीटर तक की दूरी तक ये कार्य करता है, मिलीमीटर से किलोमीटर तक की दूरी तक, ठीक है ना। तो ये कूलम का नियम था। एकांक आवेश की परिभाषा क्या बताई थी? जैसे मैंने लिखा है कि 1 बराबर 9 × 10⁹ और Q1 बराबर, और दोनों बराबर हो जाए और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो तो Q बराबर ±1 होता है। वहां से हम लिखेंगे एकांक आवेश वह आवेश जैसे वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर एक दूसरे को कितने 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये परिभाषा आपको पढ़ा रखी ना, कर लोगे इसको। अब यहाँ इसने 2 सवाल इसमें दे रखे हैं, मुझे जो ध्यान है उत्तर, पिछले बार अर्धवार्षिक परीक्षा में भी उसको पूछा था, जो अर्धवार्षिक के बोर्ड पेपर में आया था। तो मैं दोनों प्रश्न आपको हल करा रहा हूँ, आप कोशिश करें वो मेरे साथ साथ करने की। लिखो, देखो इस कूलम के नियम पर आधारित 2 प्रश्न इसमें दे रखे हैं। कैसा है? पहला प्रश्न कि 2 आवेश, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी 2 आवेश जिनके मान 2 × 10⁻⁻⁴
7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम है दो आवेश जिनके मान 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कितने -7 कूलम है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वायु या निर्वात में कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इन पर लगने वाले बल की गणना करो। ये प्रश्न पिछली बार पूछा हुआ था, अपनी एनसीईआरटी बुक का प्रश्न क्रमांक पहला है शायद आंकिक प्रश्न में। तो बच्चों इधर देख लो, इसको बहुत आसान हो जाएगा ये तो। अरे होगा कि नहीं? देखो Q1 बराबर कितना है 2 × 10⁻⁻, और Q2 बराबर कितना है 3 × 10⁻⁻, ये भी दोनों कूलम है। और R बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर। इसको मीटर में आप बहुत आसानी से बदल सकते हो, 2 मीटर। तो हम यदि इसका मान रख देंगे तो कितना जाएगा? देखो 9 × 10⁹ गुणित 3 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ बटे कितना 20 × 10⁻² का 30। तो यहाँ आ जाएगा 9 × 27 गुणित 10⁻9 - 14 बटे 900 गुणित 10⁻⁴। इसको हल कर लो 27 बटे 9 गुणित 10⁻⁻5 है ना, +2 आए, +2 समझ में आ गया। तो 2 × 27 गुणित 10⁻³ न्यूटन आया। अरे आया कि आया? होगा गुना भी होगा ना, कैसे दो का? आया 27 × 54। सॉरी गलती हो रही है, ये 54 होगा। 54 में इसको काटेंगे 6 × 9 = 54 है ना। हो गया, कर लोगे कि नहीं होगा? सबको बढ़िया समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कौन कौन से प्रश्न रह गए?